तो है गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब सुर में। और देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे भाई साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट आने वाली है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो प्लीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको डू कमेंट करना है ना। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, चाहे वीडियो के अकॉर्डिंग हो या फिर आपके और पर्सनल करियर के अकॉर्डिंग, जितने भी आपको कुछ चीज़ से रिलेटेड और कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। आप लोग जितना कमेंट करते हैं, जितना वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट ले आऊँ। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा चीज़ जानते हैं जितने भी और 25 क्वेश्चन हैं। और देखिए, इससे पहले मैंने और आपको 25 साइंस के बेस्ड क्वेश्चन कराए थे MCQ वाले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाके देख लीजिए। और कोई कैंडिडेट जो बेसिकली क्या है, FCI वॉचमैन की प्रिपेयर कर रहा होगा और जिसको ई बुक अगर चाहिए तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मिलेगा या फिर मेरा जो पर्सनल नंबर है व्हाट्सअप का है ना, व्हाट्सअप का जो नंबर है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली वहाँ पे मेरे को व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को ई बुक वगैरह चाहिए तो मात्र 50 रुपये में उसको, और बाकी सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप चेक करें तो वहाँ पर सारा डिटेल आपको मिल जाना है। तो फिर चलिए, बहुत सारी फालतू की बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहला नंबर का सवाल आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर का सवाल यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारस्परिकता का उदाहरण है, यानी कि म्यूचुअलिज्म है ना, म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। क्या सीप मछली और वेल हैं, या फिर ऑर्किड और बड़े पेड़ हैं, या फिर शैवाल और कवक हैं, या फिर समुद्री फूल और केकड़ा। आई होप आप सब ने इसका आंसर सही कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शैवाल और कवक है वो आपका म्यूचुअलिज्म है ना, मतलब म्यूचुअलिज्म है, उसका सही आंसर हो जाएगा, पारस्परिकता का सही उदाहरण है। अगला नंबर का सवाल सुन लिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बेसिकली सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैविक नाइट्रोजन निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या वो मोलिब्डेनम है, या फिर मैग्नीज है, या फिर तांबा है, या फिर जस्ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोलिब्डेनम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला नंबर का सवाल सुन लिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य की भलाई के लिए सूक्ष्म जीव का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है। आपको एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, मनुष्य की भलाई के लिए सूक्ष्म जीव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है। क्या वही मल उपचार है, या फिर मीथेन का उत्पादन है, या फिर जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन है, या फिर दूध का दही में परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूध का दही में परिवर्तन सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि मनुष्य के भलाई के लिए सूक्ष्म जीव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है दूध का दही में परिवर्तन होना। ओके, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे दिया गया है। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक जलीय खाद्य श्रृंखला में DDT है ना, यहाँ ये जो टर्म्स है ना, इसको अच्छे से पढ़िए कि एक जलीय खाद्य श्रृंखला में DDT के अधिकतम जैव आवर्धनों में किसमें जैव आवर्धनों को किसमें, यानी कि जैव आवर्धन मतलब होता है बायोमैग्निफिकेशंस होते हैं ना, जैव आवर्धनों को देखा जा सकता है। क्या यहाँ पे प्राणी पलवक में, या फिर छोटी मछलियों में, या फिर मछलियों को खाने वाले पक्षी में, या फिर बड़ी मछलियों में। तो देखिए, DDT के अधिकतम जो उपयोग होता है या फिर जैव आवर्धन होता है वो देखा जा सकता है आपके मछलियों को खाने वाले पक्षी में। यानी कि इसका आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए DDT का ज़्यादा छिड़काव होता है और DDT जो है जाता है वाटर के थ्रू, तो वाटर में क्या रहती है, मछलियाँ। तो मछली को कौन खाता है, जो पक्षी होते हैं वो खाते हैं। तो उनमें आप DDT के जो अत्यधिक मात्रा में जो जैव आवर्धन होता है उसको आप लोग देख सकते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है आपके हर एक एग्जाम्स के लिए, और कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है कि लाइकेन निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक होते हैं, किसके गुड इंडिकेटर होते हैं। क्या जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, या फिर ध्वनि प्रदूषण के, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, यानी कि वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं लाइकेन। देखिए, लाइकेन में एक खास बात है, जहाँ पे भी है ना, जहाँ पे भी आपका जो इन्वायरमेंट है ना, आप समझ सकते हैं इन्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की कमी है या फिर जो वो इलाका जो है पॉल्यूटेड है ना, पॉल्यूटेड है, तो वहाँ पे
जो है लाइकेन है उनकी डेथ होनी चालू हो जाती है, वहाँ पे लाइकेन अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो आप लोग समझ सकते हैं जहाँ पे लाइकेन की कमी है या फिर लाइकेन अनुपस्थित है वहाँ पे वायु वो एरिया उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, वो रहने लायक नहीं है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशक था, क्या कुनैन था, डीडीटी था, या फिर आर्गेनोफॉस्फेट था, या फिर स्पोरिन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पोरिन एक वाणिज्यिक पैमाने पर विकसित पहला जैव कीटनाशक था, याद रख लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है, क्या दही बनने में, या फिर ब्रेड बनने में, या फिर गन्ने के रस के किण्वन में, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन में। आपको एक बार फिर से अच्छे से क्वेश्चन को सुनना होगा कि इनमें से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है, दही बनने में, ब्रेड बनने में, गन्ने के रस के किण्वन में, या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो आई होप आप सबने क्वेश्चन को जब रिपीट पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ब्रेड बनने में है ना, ब्रेड को बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ नहीं होता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल पूछा जा रहा है आपके भारी व्यायाम है ना, जो हैवी एक्सरसाइज होता है, भारी व्यायाम के दौरान हमें खाली स्थान के संचय के कारण पैरों में ऐंठन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के, लैक्टिक एसिड के, या फिर शराब के, या फिर पानी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टिक एसिड। देखिए क्या होता है, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे जो घुटने होते हैं हमारे, वहाँ पे क्या होता है, लैक्टिक जो एसिड होता है उसका जमाव हो जाता है, जिसके कारण हमें लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक जगह संचय हो जाता है, जिसके कारण पैरों में ऐंठन होने लगती है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है, खाली स्थान आमतौर पर सुविधा के उद्देश्यों के लिए अलग अलग पेड़ों को स्थापित करने और प्रतिबंधित करने का एक अभ्यास है, फ्लोरिकल्चर, विनीकल्चर, सिल्वीकल्चर, या फिर ऑर्बेरी कल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑर्बेरी कल्चर जो है आमतौर पर सुविधा के उद्देश्यों के लिए अलग अलग पेड़ों को स्थापित करने और प्रतिबंधित करने का एक अभ्यास है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन में खाली स्थान की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन का उपयोग क्यों किया जाता है भोजन में? क्या वसा का पता लगाने के लिए, परीक्षण करने के लिए, या फिर विटामिन का परीक्षण करने के लिए, प्रोटीन का, या फिर मंड का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टार्च का परीक्षण करने के लिए भोजन में मतलब भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल भी काफ़ी शानदार है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्राकृतिक फाइबर है, नेचुरल जो फाइबर है आपको वो बताना है। क्या रेयॉन और जूट है, रेयॉन और पॉलिस्टर है, या फिर जूट और रेशम है, या फिर रेशम और पॉलिस्टर है? आई होप आप सबने इसका आंसर बिल्कुल शानदार तरीके से दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी शानदार और काफ़ी जानदार क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूट और रेशम है ना प्राकृतिक फाइबर हैं। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण है ना, गैर जैव निम्नीकरण है? क्या ऊन है, नायलॉन है, जानवरों की हड्डियाँ हैं, या फिर चाय पत्ती हैं? तो आई होप आप सबने क्वेश्चन को देखते हुए इसका सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नायलॉन जो है गैर बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये जो है ये नेचुरल रूप में नहीं पाया जाता है, ना ही किसी जंतुओं से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्री में। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो क्या ये अमीबा से प्राप्त होता है, विषाणु से प्राप्त होता है, प्रोटोजोआ, कवक यानी कि फंगी से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ बिल्कुल, जो पेनिसिलिन जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक दवाई है, वो कवक यानी कि जो फंगी होते हैं उनसे प्राप्त होता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जैव आवर्धन का अधिकतम प्रभाव खाली स्थान में देखा जाता है। जैव आवर्धन का यानी कि जो बायोमैग्निफिकेशन इफेक्ट है वो किस में देखा जाता है? क्या वो मनुष्य में देखा जाता है, पौधों में देखा जाता है अधिकतम रूप से, या फिर सूक्ष्म जीवों में, या फिर शाकाहारी जंतुओं में? तो देखिए भाई, जो मैक्सिमम इफेक्ट है बायोमैग्निफिकेशन का वो देखा जाता है आपके मनुष्यों में, यानी कि मनुष्यों में, ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है जैव आवर्धन का अधिकतम प्रभाव। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसका उपयोग खाली स्थान के उत्पादन में किया जाता है। चीनी के उत्पादन में, एल्कोहल के उत्पादन में, हाइड्रोलिक
अम्ल के उत्पादन में या फिर ऑक्सीजन के उत्पादन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्कोहल के उत्पादन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल एक खालिस्तान है, क्या है, लिपिड है, स्ट्रॉल है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है, या फिर प्रोटीन है, या फिर विटामिन है। आपको बताना है कि कोलेस्ट्रॉल इनमें से क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आई होप आप सबने गेस करके सही आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जो एस्ट्रॉल मतलब जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक लिपिड है, एस्टेरॉल है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि प्याज का लाल रंग किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है। क्या ये एंथोसाइनिसिस के कारण होता है, या फिर कैरोटीन्स के कारण होता है, या फिर ये जो है ना आपका होता है जैंथोफिल के नाम से होता है, या फिर बेटा साइनिन्स के नाम से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्याज का जो लाल रंग होता है वो होता है एंथोसाइनिन्स की उपस्थिति के कारण। इसी के कारण आपको प्याज का रंग जो है लाल कलर का दिखाई देता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि पसीना में खाली स्थान होता है। पसीना में क्या शुद्ध जल होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, कैल्शियम और सल्फेट होता है, या फिर जल, नमक और अपशिष्ट होता है। तो आई होप आप सब ने इसका आंसर बिल्कुल सही दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पसीने में जल भी होता है, नमक भी होता है और अपशिष्ट पदार्थ भी होता है, वेस्टेज मैटर भी होता है। ओके, सो आज का अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चाय और कॉफ़ी का मुख्य सक्रिय घटक कौन सा है। क्या ये एस्पिरिन है, निकोटीन है, क्लोरोफिल है, या फिर कैफीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाय और कॉफ़ी में जो होता है वो कैफीन ही होता है। ओके, मुख्य सक्रिय घटक होते हैं। अगला नंबर का सवाल है कि खाली स्थान से प्राप्त वर्मी कंपोस्ट को सर्वोत्तम पारिस्थितिक रूप से प्राप्त खाद माना जाता है। देखिए, ये तो काफ़ी बच्चों वाला सवाल हो गया। तो आपको बताना है कि जो सर्वोत्तम जो बेस्ट वर्मी कंपोस्ट है वो किससे प्राप्त किया जाता है। क्या चींटियों से प्राप्त किया जाता है, सूत्रकृमि से प्राप्त किया जाता है, केंचुआ से प्राप्त किया जाता है, या फिर दीमक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो केंचुआ होते हैं, उनसे जो कंपोस्ट खाद प्राप्त किया जाता है ना, वो सबसे बेस्ट कंपोस्ट खाद माना जाता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विनाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राइजोबियम और एजोबैक्टर, या फिर राइजोबियम और नॉनस्टॉक है ना, नोस्टॉक, या फिर स्यूडोमोनास और थायोबैलिसस, या फिर आनाबेना और नॉनस्टॉक है ना, नोस्टॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपके स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस होते हैं वो आपके विनाइट्रीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ओके, अगला नंबर का सवाल है कि कपास किससे प्राप्त होती है। क्या ये गैसीपियम से प्राप्त होती है, या फिर ओराइजा सटाइवा से प्राप्त होती है, या फिर सैवोल्फिया सर्पगंध से प्राप्त होता है, या फिर ग्लाइसिन मैक्स से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गॉसिपियम से प्राप्त होता है आपका कपास। ओके, अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। देखिए, अगला नंबर का सवाल काफ़ी जानदार और काफ़ी शानदार और काफ़ी इजी लेवल का सवाल है कि मधुमक्खी पालन खाली स्थान को मधुमक्खी पालन को खाली स्थान के रूप में भी कहा जाता है। सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, या फिर एकाकल्चर। तो इसका सही आंसर आप सब ने गेस कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना सी, यानी कि एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी के पालन को। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। 46%, 36%, 26%, 56%। तो देखिए भाई, जो कृषि फैमिलीज बिलोंग करते होंगे है ना, उनको आराम से पता होगा इसका सही आंसर, कि क्योंकि जो यूरिया की जो बोरी होती है ना, उसी के ऊपर जो है यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी होती है वो एग्जैक्ट लिखा होता है। तो आई होप आप सब ने गेस कर लिया होगा या फिर राइट डाउन कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 46% होती है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल काफ़ी शानदार है कि पसीना के माध्यम से शरीर में पानी का नुकसान निर्भर करता है केवल वायुमंडलीय तापमान पर, केवल वायुमंडलीय आर्द्रता पर, या फिर पहला और दूसरा दोनों पर, या फिर जो है
ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों पर निर्भर करता है। तो ये थे आज के कुछ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने इनमें से जितने भी क्वेश्चन किए होंगे तो प्लीज़ आप राइट डाउन ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उनमें से कितने आपने सही आंसर दिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।